हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है बेटे हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर फर्स्ट का वीडियो नंबर 12। ठीक है बेटे। तो आज हमारे पास पहले यूनिट का 12वां वीडियो है। और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे बेटे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 1 को पूरा पढ़ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा। तो देखते हैं बेटे, आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें 3 चीजों का अध्ययन करना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोललता या मोलैलिटी। इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। फिर हम पढ़ेंगे बेटे मोल प्रभाज, या मोल प्रभाज को आप कह सकते हो मोल अंश, या इसे इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, और इसे प्रदर्शित करते हैं चाई से। क्या लिखा हुआ है? चाई, CHI। ठीक है बेटे। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या इसे शक्ति या स्ट्रेंथ भी कहते हैं, और इसे प्रदर्शित करते हैं S से। किससे प्रदर्शित करते हैं? S। तो ये 3 चीजें हैं जो हमारे फोकस में आज के वीडियो में रहेंगी, और ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए। तो चलो बच्चों, जल्दी से आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बेटे आज हमें सबसे पहले पढ़ना है मोललता के बारे में। मोलैलता, या आप कह सकते हो मोलैलिटी। तो हम यहाँ हेडिंग लिखते हैं, और आप भी मेरे साथ साथ लिखा करो। सबसे पहले हमें पढ़ना है मोललता, या इंग्लिश में हम कहते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी। और बेटे इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल एम से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसमें से न्यूमेरिकल आने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और इसकी परिभाषा पूछे जाने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो मोललता का क्या मतलब होता है? मोललता का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। मान लो आपके पास कोई विलियन है, तो आपको देखना है कि उस विलियन में 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के जितने भी मोल होते हैं, उन्हें कहते हैं हम मोललता। क्या कहते हैं? मोललता। तो आप परिभाषा लिख सकते हो, किसी विलायक के किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं बेटे? मोललता। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है सब बच्चों को। क्या कहते हैं? मोललता। और 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसलिए मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक क्या होगा बताओ? इसका मात्रक यहां लिखता हूं इधर। इसका मात्रक बेटे मोल प्रति किलोग्राम, यही तो बनेगा इसका मात्रक। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि इसका मात्रक क्या होता है? मोल प्रति किलोग्राम। तो मोललता को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो मोललता का फार्मूला क्या बनेगा बेटे? यहां लिख सकते हो आप मोललता का फार्मूला। क्या बनेगा बेटे? हमें देखने होते हैं विलेय के मोल।
तो ऊपर तो मैं लिखूंगा विलेय के मोल। ठीक है बेटे। और किस में देखने होते हैं, किस में देखने होते हैं? 1 किलोग्राम विलायक में। तो नीचे आप बटे में लिखोगे विलायक का भार, विलायक का भार किस में लिखेंगे बेटे? किलोग्राम में। तो आपको देखना होता है कि 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कितनी है, उसे हम कहते हैं मोललता। देखो इस फार्मूले को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, विलेय के मोल, मोलों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं और विलेय को हम प्रदर्शित करते हैं b से। आपको ये बात मैंने कई बार सिखाई है कि A का मतलब तो होता है विलायक, B का मतलब होता है विलेय और T का मतलब होता है विलयन। तो विलेय के मोल लिखने हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B का मतलब विलेय, और विलायक का भार, भार को हम लिखते हैं W से और विलायक को लिखते हैं A से। और किस में है भार? किलोग्राम में। तो आप इस सूत्र को इस प्रकार संकेतों में भी दे सकते हो। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, मुझे एक बात ये बताओ कि मोलों की संख्या कैसे निकलती है? मोलों की संख्या कैसे निकलती है? भार बटे अणुभार से। ये चीज तो सिखा रखी है आपको। मोलों की संख्या कैसे निकलती है? हम लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं विलेय का भार, विलेय का भार बटे लिख सकते हैं अणुभार। ये अणुभार भी किसका है? विलेय का। हमने भार बटे अणुभार क्यों लिखा है? क्योंकि हमें निकालने थे मोल, मोलों की संख्या निकलती है भार बटे अणुभार से, गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। तो यहां लिखेंगे हम विलायक का भार, विलायक का भार किस में लिखना है? किलोग्राम में लेना है जब भी आपको मोललता निकालनी है। या इस सूत्र को भी आप संकेतों में लिख सकते हो। विलेय का भार, विलेय के भार को आप लिखते हो WB से, लिखते हैं ना विलेय के भार को WB से। अणुभार, अणुभार को मॉलिक्यूलर वेट, और विलेय का है तो B लिखेंगे MB। विलायक का भार किलोग्राम में, विलायक के भार को आप लिखते हो WA और किस में लेना है? किलोग्राम में। तो ये फार्मूला बना है। ये कुल मिलाकर कितने फार्मूले हैं? 4 फार्मूले आपको दिखाई दे रहे हैं, परंतु वास्तविकता में बेटे फार्मूले तो 2 ही हैं। हमने एक्स्ट्रा फार्मूले संकेतों के रूप में लिखे हैं। एक तो आपको ध्यान रखना है विलेय के मोल बटे विलायक का भार किलोग्राम में, और एक आपको ध्यान रखना है विलेय का भार बटे अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। आपको पता है मोलों की संख्या को आप भार बटे अणुभार के क्रम में लिख सकते हो। यदि आपको मोलों की संख्या लिखनी होती है तो मोल कैसे निकलते हैं? भार बटे अणुभार से। तो इसी फार्मूले से ये फार्मूला हमने प्राप्त किया है, और टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब इस बात का पता चल गया है कि मोललता का मतलब होता है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है बेटे। अब चलो अच्छा कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं चलो, जिससे आपको और भी ज्यादा स्पष्ट हो जाए टॉपिक। एक क्वेश्चन है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड है बेटे। इथेनोइक एसिड से कंफ्यूज नहीं होना है। इथेनोइक एसिड का मतलब होता है CH3COOH, जिसे आप कहते हो एसिटिक एसिड, या फिर हम कह सकते हैं इथेनोइक एसिड या सिरका भी कह सकते हैं। इन्होंने कहा है 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में बने, इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में बने, 75 ग्राम बेंजीन में बने। अब क्या कहा है? विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए।
देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। इन्होंने हमें कहा है, क्या कहा है बेटे? इन्होंने कहा है कि 2.5 ग्राम एसिटिक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में घोल रखा है। तो जो भी विलयन आपके पास है उस विलयन की आप बताओ मोललता कितनी होगी। यहां से लिखेंगे हम उत्तर, और सब बच्चे ध्यान से समझेंगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। देखो एक तो है इथेनोइक एसिड यानी एसिटिक एसिड, यहां लिख लेता हूं मैं CH3COOH। ये क्या है? एसिटिक एसिड है, इथेनोइक एसिड है, या सिरका है, या विनेगर है, कुछ भी कह दो। इसे हमने घोल रखा है किसके अंदर? बेंजीन के अंदर। बेंजीन का फार्मूला लिख लेता हूं C6H6। तो जब आपने एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर घोल रखा है, तो एसिटिक एसिड को घोल रखा है, तो एसिटिक एसिड होगा विलेय, और विलेय को हम लिखते हैं बी से, पता है ना। और बेंजीन के अंदर घोल रखा है, तो बेंजीन अधिक मात्रा में है, विलायक है, और विलायक को हम लिखते हैं ए से। ठीक है, अब देखते हैं 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड को, ये दे रखा है विलेय का भार, ऐसे ही तो लिखेंगे। विलेय का भार दे रखा है 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम। 75 ग्राम बेंजीन में घोल रखा है। विलायक का भार कितना है? 75 ग्राम। अब ध्यान से समझेंगे सब बच्चे, बिल्कुल ध्यान से देखो। मुझे एक बात बताओ आप, विलेय का भार हमारे पास है, फार्मूला क्या होता है? भार बटे अणुभार। विलेय का अणुभार भी तो चाहिए बेटे। जब आप अणुभार निकाल लोगे विलेय का यानी एसिटिक एसिड का, तो कार्बन का परमाणु भार 12, 3 है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, 1 कार्बन है, कार्बन का होता है 12, प्लस 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस 1 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का होता है 1। जब आप इन सभी संख्याओं को जोड़ोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा 60। यहां लिख लेता हूं, ये आ गया 60। यानी भार और अणुभार है, भार और अणुभार हमारे पास है, भार और अणुभार है। देखो ये तो WB है, ये MB। अब देखते हैं किसकी जरूरत पड़ती है? विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार है पर ग्राम में है, इसे किलोग्राम में तो बेटे बदलना पड़ेगा। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग कर दोगे, तो ये हमने ग्राम को बदल लिया है किसमें? किलोग्राम में। अब लगाएंगे हम अपना सूत्र। देखो आपको इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है, यूं बताओ पहले। देखो इन्होंने कहा था 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के 75 ग्राम बेंजीन में बने, तो ये तो इथेनोइक एसिड है, ये बेंजीन है। ये 2.5 ग्राम है, ये 75 ग्राम है। ये विलेय है, ये विलायक है। आपको पता है विलेय कम मात्रा में होता है, विलायक होता है अधिक मात्रा में। हमने भार लिख लिया 2.5 ग्राम, अणुभार निकाल लिया 60। हमने भार ग्राम में जो दे रखा था उसे 1000 से भाग करके किलोग्राम में उसे कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें पता है विलायक का भार किलोग्राम में हमें चाहिए होता है। ठीक है बेटे, अब लगाएंगे हम अपना सूत्र। सूत्र है मोललता बराबर, यहां लिख देते हैं चूंकि मोललता बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। और ये भार किस में होता है? ग्राम में होता है। आप लिख सकते हो यहाँ ग्राम में, ये ग्राम ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। अब इस फार्मूले में हमें पुट करनी है वैल्यू, वैल्यू पुट करते हैं। चलो, विलेय का भार कितना है? विलेय का भार है 2.5 ग्राम अपॉन विलेय का अणुभार कितना है? विलेय का अणुभार है 60 गुणा विलायक का भार किलोग्राम में कितना है? 75 बटे 1000, 75 बटे 1000। ठीक है बेटे, आप इस दशमलव को यहां से हटाओ और यहां लिखो 10। और आप एक काम और करो, 1 2 0 से 1 2 0 काट दो। अब हमारे पास क्या बचा? अब 25 एकम 25, 25 या 75, 3 बार कटेगा ना। ठीक है बेटे, देखो अब क्या बचेगा हमारे पास। ये 10 जो है ये तो ऊपर चला जाएगा, ऊपर तो 1 है सिर्फ। 10 एकम 10, ऊपर तो रहेगा 10, अपॉन में क्या रहेगा?
6 तिया 18, तो 18 रहेगा अपोन में। ये है 10/18, यानी 10 को भाग करनी है 18 से। जब आप 10 को भाग करोगे 18 से तो दशमलव लगा के 0 लगाना पड़ेगा। 18 पंजे क्या हो जाएगा 90। अब फिर 10 बचेंगे, फिर एक 0 बढ़ाओ, 18 पंजे 90। फिर 10 बचेंगे, फिर एक 0 बढ़ाओ, 18 पंजे 90। फिर 10 बचेंगे, फिर एक 0 बढ़ाओ, 18 पंजे 90। ऐसे ही चलता रहेगा। तो आप इसे लिख सकते हो 0.556 मात्रक होता है मोल प्रति किलोग्राम, या फिर हम लिख सकते हैं 0.556 m। आप या तो मोल प्रति किलोग्राम लिख दो या लिख दो स्मॉल m, एक ही बात है। तो इस तरह आपको क्वेश्चन करना आना चाहिए मोललता का। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो और क्वेश्चन कराता हूं आपको मोललता के। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटे मोललता का। एक एग्जाम्पल और करते हैं। क्वेश्चन दिया है 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। 10 ग्राम NaOH को 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया, 500 ग्राम जल में घोला गया, तो प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमें बतानी है मोललता, जो विलयन हमें प्राप्त होगा उसकी बतानी है मोललता, यानी स्मॉल m। यहां से लिखते हैं हम, देखो ध्यान से देखेंगे सब बच्चे। इन्होंने कहा 10 ग्राम NaOH को 500 ग्राम जल में घोला गया, तो आप एक काम करो, इधर तो लिख लो NaOH। NaOH को घोल रखा है तो NaOH है विलेय, और विलेय को हम लिखते हैं V से। और जल में घोल रखा है तो जल है विलायक, और विलायक को लिखते हैं हम A से। सबको पता है A का मतलब विलायक और B का मतलब विलेय। 10 ग्राम NaOH को विलेय का भार दिया है, विलेय का भार कितना दिया है 10 ग्राम। और बेटे विलेय का अणुभार तो आप निकाल सकते हो। अणुभार कैसे निकलेगा NaOH का? Na का तो होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का होता है 1। इन तीनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 40। वैसे आपको याद भी होना चाहिए NaOH का अणुभार 40 होता है, ठीक है। और जल का कितना दे रखा है 500 ग्राम जल में, यानी विलायक का भार दे रखा है 500 ग्राम। अब आपको पता है विलायक के भार की हमें जरूरत पड़ती है किलोग्राम में, तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम 500 को भाग करेंगे 1000 से, और ये बन जाएगा किलोग्राम। कितना हो जाएगा 500 दूनी 1000, यानी 1/2 किलोग्राम या 0.5 किलोग्राम। अब आप फार्मूला लगाओ मोललता का, क्योंकि मोललता का फार्मूला क्या होता है, मोललता लिख दो या स्मॉल m लिख दो, एक ही बात है। मोललता का फार्मूला होता है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में, और ये ऊपर वाला भार किस में होता है ग्राम में होता है विलेय का। इसमें जब आप वैल्यू पुट करोगे इस फार्मूले में तो क्या आएगा, विलेय का भार ग्राम में कितना है 10 ग्राम, ये लिख दिया हमने 10 अपॉन अणुभार कितना है 40, और विलायक का भार किलोग्राम में कितना है 1/2। ठीक है बेटे, तो आपको पता है ये 0 से तो 0 काट दो आप, और 2 दूनी कर दो 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 1 बचा और नीचे 2, 1/2। आप इसे लिख सकते हो मोल प्रति किलोग्राम, या फिर लिख सकते हो आप m/2। 1/2 को m/2 लिख दो, ये भी सही आंसर है बिल्कुल।
या फिर आप इसे लिख सकते हो 1/2 को क्या लिख सकते हो 0.5 मोल प्रति किलोग्राम, ये भी उत्तर दे सकते हो। या फिर आप उत्तर दे सकते हो 0.5 m, ये चारों उत्तर सही हैं। 1/2 मोल प्रति किलोग्राम कहोगे तब भी ठीक है, m/2 कहोगे तब भी ठीक है, इसमें मात्रक आ गया है m। 0.5 मोल प्रति किलोग्राम कहोगे तब भी ठीक है, और 0.5 m कहोगे तब भी बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके से मोललता के क्वेश्चन आपको करने आने चाहिए। अब बेटे हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, देखो यहाँ हेडिंग लिखता हूं मैं। अगला टॉपिक है बेटे हमारा मोल प्रभाज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोल प्रभाज, या आप इसे मोल अंश भी कह सकते हो। मोल प्रभाज कहो या मोल अंश कहो। इंग्लिश में कहते हैं बेटे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। और इसे प्रदर्शित करते हैं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये देखो क्या बनाया मैंने, और ऐसे एक डंडा खींच दिया, इसे कहते हैं चाई। ग्रीक भाषा का शब्द है चाई। वैसे कुछ लोग मोल प्रभाज को या मोल अंश को या मोल फ्रैक्शन को एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? एक्स से। एक्स तो बेटे रोमन पद्धति का शब्द है, या एक्स के जैसा एक शब्द रोमन पद्धति का भी होता है जिसे आप कहते हो 10। रोमन अंकों में 10 को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? क्रॉस के निशान से। तो आपको ध्यान रखना है, इसे आपको चाई कहना चाहिए। क्या कहना चाहिए? चाई। इसमें ये जो होता है ना, ये वाला हिस्सा, ये तो इस तरीके का बना हुआ है, देखो ये हिस्सा तो ऐसा है, और ये है सीधी रेखा है, इसे कहते हैं हम चाई। तो आपको ध्यान रखना है कि चाई से प्रदर्शित करते हैं मोल प्रभाज को। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था, कौन सा था? मोललता या मोलैलिटी। देखो मोल प्रभाज का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनो। मान लो आपके पास एक विलयन है, और उस विलयन में 2 घटक हैं, एक तो विलेय है और एक तो विलायक है। तो यदि आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय के मोल बटे कुल मोल, समझो ध्यान से, यदि आपको विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल बटे कुल मोल, और यदि आपको विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोल बटे कुल मोल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। देखो यही तो बात है कि जिसका भी मोल प्रभाज आपको निकालना हो, जिसका भी मोल अंश आपको निकालना हो, उसके मोल तो रखो आप ऊपर यानी अंश में, और बटे में या हर में रखो कुल मोल। तो इस तरीके से उस घटक का मोल प्रभाज आप निकाल दोगे। तो हमारा हेडिंग है मोल प्रभाज। देखो मैं क्या लिखता हूं, देखना कि मैं सही लिखता हूं या नहीं। किसी विलयन में, किसी विलयन में किसी घटक का, किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज, घटक का मतलब विलेय भी हो सकता है, वो विलायक भी हो सकता है। किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या, तथा कुल मोलों की संख्या, कुल मोलों की संख्या के अनुपात, कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है, बराबर होता है। ठीक है बेटे। अच्छा एक बात और बताता हूं, ये तो बात आपको पता चल गई कि मोल प्रभाज का मतलब जिस घटक का भी मोल प्रभाज आपको निकालना है
उस घटक के मोल तो रखो आप ऊपर यानी अंश में, और बटे में या हर में रखो कुल मोल। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो मोल प्रभाज होता है ना, मोल प्रभाज, इसका बेटे कोई मात्रक नहीं होता है। मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। ध्यान रखोगे ये बात। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन खड़ा हो रहा होगा कि सर इसका मात्रक क्यों नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है क्योंकि ऊपर भी आपने मोल लिए हैं और नीचे भी मोल ही लिए हैं। भाई आपने अंश में क्या लिए हैं, उस घटक के मोल लिए हैं जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है, और हर में क्या लिए हैं, कुल मोल लिए हैं। तो अंश का मात्रक भी मोल है और हर का मात्रक भी मोल है, तो मोल से मोल कट जाएगा नहीं। तो इसलिए जब कटेगा मोल से मोल, तो मोल प्रभाज का तो कोई मात्रक होगा ही नहीं। जब एक ही भौतिक राशि का अनुपात निकालते हैं ना हम, ठीक है, तो उस प्राप्त होने वाली भौतिक राशि का कोई मात्रक नहीं होता है। ये बात आपको भौतिक विज्ञान में भी आपके अध्यापक सिखाते हैं, ठीक है। तो मोल से मोल कट जाएगा, इसलिए यहाँ कोई मात्रक नहीं होगा मोल प्रभाज का। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या, पहले आप एक फार्मूला लिख लो। चलो इसका मोल प्रभाज का फार्मूला सिखाता हूं आपको। देखो, मान लो आपको मोल प्रभाज निकालना है, ये लिखा, क्या लिखा बताओ, चाई। मान लो आपको मोल प्रभाज निकालना है बी का। बी का मतलब क्या होता है आपको पता है, बी का मतलब होता है विलेय। देखो ए का मतलब तो होता है, यहां लिखता हूं मैं, ए का मतलब तो होता है विलायक। ए का मतलब क्या होता है, विलायक। और बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है विलेय। और टी का मतलब होता है विलयन। टी का मतलब क्या होता है, विलयन। इस चीज का आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, बार बार जरूरत पड़ने वाली है इस चीज की, और बार बार जरूरत पड़ती है। ये तीन बातें आपको बेटे पता होनी चाहिए बिल्कुल 100%। अब देखो, मान लो आपको बी का मोल प्रभाज निकालना है, हमने लिखा है चाई बी। क्या लिखा है, चाई बी। तो जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल तो लिखो आप ऊपर, एन का मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और नीचे लिखो कुल मोल, एन टी। एन टी का मतलब टी माने टोटल, यानी विलियन के अंदर कुल मोल कितने उपस्थित हैं। तो बी का मोल प्रभाज बराबर बी के मोल बटे कुल मोल, या विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोल बटे कुल मोल। मान लो आपको मोल प्रभाज निकालना है ए का। यदि आपको ए का मोल प्रभाज निकालना है तो ए के मोल बटे कुल मोल। अब ये ए क्या होता है बताओ, ए होता है विलायक। क्या होता है बेटे, विलायक होता है। अच्छा एक बात और बताता हूं आपको, बहुत बढ़िया ध्यान से समझना। मान लो आपके पास एक विलयन है, उसमें दो घटक हैं, एक तो ए है यानी विलायक, और दूसरा घटक है बी। तो यदि आप दोनों घटकों के मोल प्रभाज को जोड़ दोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 1। क्या मिलेगा, 1। इसका मतलब किसी विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोल प्रभाजों का योग एक होता है, 1 होता है, इकाई होता है, एकांक होता है। ये चीज ध्यान रखनी है, बहुत सारे न्यूमेरिकल इसी फार्मूले पर हो जाएंगे। यदि आपको विलायक का मोल प्रभाज दे रखा है तो आप विलेय का मोल प्रभाज निकाल सकते हो, और यदि विलेय का मोल प्रभाज दे रखा है तो आप विलायक का मोल प्रभाज निकाल सकते हो इस फार्मूले को यूज करके। और आप इस फार्मूले से निकाल सकते हो किसका मोल प्रभाज, विलेय का, और इस फार्मूले से निकाल सकते हो आप विलायक का मोल प्रभाज। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ में आता है। क्वेश्चन है 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया। 40 ग्राम NaOH को, ध्यान से देखना बिल्कुल, 90 ग्राम जल में घोला गया, घोला गया।
तो प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज, प्रत्येक घटक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है हर एक घटक का मोल प्रभाज। इन्होंने कहा है कि 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में हमने घोल दिया और हमें प्राप्त हुआ है एक विलयन। आप उस विलयन के अंदर उपस्थित दोनों घटकों का मोल प्रभाज बताओ कितना होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ले लिया बेटा स्क्रीनशॉट? ठीक है, यहां से लिखते हैं बेटे उत्तर, यहां से उत्तर लिखते हैं अपने क्वेश्चन का। इन्होंने कहा है 40 ग्राम NaOH को, तो इधर तो लिखते हैं NaOH, और NaOH है विलेय, और विलेय को हम प्रदर्शित करते हैं B से, और पानी में घोल रखा है तो यहां लिखते हैं H2O। H2O है विलायक, और विलायक को हम लिखते हैं A से। किससे प्रदर्शित करते हैं? A से। इन्होंने कहा है 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोल रखा है, तो दिया है इन्होंने हमें विलेय का भार 40 ग्राम और विलायक का भार यानी WA इन्होंने दिया है 90 ग्राम। ये लिख लिया हमने। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन। बेटे आप क्या NaOH का अणुभार निकाल सकते हो? MB यानी विलेय का अणुभार, NaOH का अणुभार। Na का परमाणु भार कितना होता है? 23। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। और हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 40। इसी तरीके से आप इसका अणुभार भी निकाल लो, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A का मतलब H2O विलायक। 2 तो है हाइड्रोजन, परमाणु भार हाइड्रोजन का होता है 1, और 1 है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 और 2 18। तो हमने विलेय और विलायक दोनों के भार लिख लिए 40 ग्राम और 90 ग्राम, दोनों के अणुभार लिख लिए 40 और 18। अब हम निकालेंगे दोनों के मोल। देखो आप यदि मोल निकालने चाहते हो, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या को हम लिखते हैं N से, और B का मतलब होता है विलेय। विलेय के मोल, मोलों की संख्या कैसे निकलती है? भार बटे अणुभार से। पता है ना इसका आपको? जब भी मोलों की संख्या आपको निकालनी हो तो आप क्या फार्मूला लगाते हो? भार बटे अणुभार या भार बटे परमाणु भार लगा सकते हो, और यदि गैस है तो आयतन बटे 22.4 लगा सकते हो। ये चीज मैंने आपको इसी चैप्टर में समझाई है। भार कितना है? 40 ग्राम, और अणुभार भी कितना है? 40। तो इसके मोल कितने आए हैं? 40 एकम 40, 1 मोल इसके आए हैं। किसके? NaOH के। अब इसी तरीके से आप निकाल लो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A के मोल यानी विलायक के मोल यानी पानी के मोल। मोलों की संख्या कैसे निकलती है? भार बटे अणुभार से। भार बताओ कितना है इसका? 90 ग्राम, और अणुभार कितना है? 18। 18 पंजे 90, 5 मोल हमें मिले हैं इसके। तो आपको सबसे पहले क्या करना होता है? दोनों का तो भार लिख लिया, विलेय का भी और विलायक का भी, फिर दोनों का अणुभार लिख लिया, विलेय का भी और विलायक का भी, फिर दोनों के मोल निकाल लिए भार बटे अणुभार से, और फिर आपको निकालने होते हैं कुल मोल NT। टी का मतलब विलियन के मोल या कुल मोल। NT कैसे निकलते हैं? Na प्लस NB, बीच में लिख के आप कुल मोल निकाल सकते हो। A के मोल कितने हैं? 5, और B के मोल कितने हैं? 1। तो कुल मोल कितने आए? 6। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है। इन्होंने कहा था दोनों घटकों का मोल प्रभाज बताओ। तो सबसे पहले हम बताएंगे मोल प्रभाज घटक B का। यहाँ B है ना हमारे पास, तो घटक B का मोल प्रभाज का मतलब B के मोल बटे कुल मोल। ऐसे ही तो होगा बेटे। B के मोल कितने हैं बताओ? B के मोल हैं 1 और कुल मोल हैं 6। तो एक तो उत्तर ये आया है 1/6। ध्यान रखना है मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है,
क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है। और इसी तरीके से यदि आप चाई ए निकालते हो यानी ए का मोल प्रभाज निकालते हो तो आपको ऊपर लिखने होते हैं ए के मोल और बटे में लिखने होते हैं कुल मोल। ए के मोल कितने हैं 5 और कुल मोल है 6, तो एक उत्तर आता है 5/6। तो किसी भी घटक का मोल प्रभाज निकालना हो तो उस घटक के मोल और बटे कुल मोल ऐसे आपको निकालना होता है मोल प्रभाज। इसलिए मैंने आपको परिभाषा लिखवाई थी कि किसी विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। चलो अच्छा, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज 0.08 है। NaCl के जलीय विलयन में NaCl के जलीय विलयन में NaCl का मोल प्रभाज दिया है इन्होंने बेटे, कितना दिया है? मोल प्रभाज 0.08 है। तो इस विलयन में H2O का यानी जल का यानी विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। तो हमें बताना है विलायक का मोल प्रभाज कितना होगा, यानी पानी का कितना मोल प्रभाज होगा। नमक का मोल प्रभाज 0.08 है, पानी का हमें बताना है। यहां से हम लिखेंगे उत्तर या आंसर जो भी आप लिखते हो। यहां तो लिख लो आप नमक NaCl, जिसे आप कहते हो विलेय, और विलेय को हम प्रदर्शित करते हैं B से। और यहां लिख लो आप पानी यानी विलायक यानी A। इन्होंने दिया है हमें, क्या दिया है? इसका मोल प्रभाज दिया है, कितना दिया है? 0.08, यानी चाई बी दिया है 0.08 और हमें बताना है चाई A यानी पानी का मोल प्रभाज हमें बताना है। तो मैंने आपको मोल प्रभाज के कितने सूत्र बताए थे? 3 बताए थे। एक तो बताया था विलेय का मोल प्रभाज, एक विलायक का मोल प्रभाज, और एक बताया था कि किसी भी घटक में उपस्थित, किसी भी विलयन में उपस्थित जितने भी घटक हैं उन घटकों के मोल प्रभाजों का योग कितना होता है? 1। तो ये देखो फार्मूला बताया था क्या मैंने आपको? चाई A प्लस चाई B इज इक्वल टू 1, ये बताया था ना, ये तीसरा फार्मूला। चाई A हमें निकालना है, चाई A हमें निकालना है और चाई B है 0.08 इज इक्वल टू 1। तो बेटे यदि आपको चाई A निकालना है तो 1.00 मान लो इसे, इसमें से घटाना है 0.08। देखो जरा 1.00 और 0.08 इन्हें घटाना है। 10 में से 8 गए 2, 9 में से 0 गए 9 और ये तो 0 ही रह जाएगा। तो ये हमारा उत्तर आएगा 0.92। मात्रक कुछ नहीं लिखना है क्योंकि आपको पता है मोल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। आप मोल प्रभाज कह सकते हो, मोल फ्रैक्शन कह सकते हो, ठीक है, या मोल अंश कह सकते हो, या चाई कह सकते हो। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। अब हम सीखेंगे बेटे नया टॉपिक, ध्यान से देखो। अब हम सीखेंगे ग्राम प्रति लीटर। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, या फिर आप इसे कह सकते हो शक्ति। क्या कह सकते हो? शक्ति कह सकते हो। अथवा करके लिख देता हूं,
हम इसे शक्ति भी कहते हैं। शक्ति को आप कह सकते हो स्ट्रेंथ। और इसे प्रदर्शित करते हैं एस से। एस माने स्ट्रेंथ, शक्ति, या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। बहुत आसान है। ग्राम का मतलब विले के कितने ग्राम घुले हुए हैं 1 लीटर विलियन में। ठीक है बेटे, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पता ही चल रहा है आपको हेडिंग से ही। ग्राम प्रति लीटर, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विले के कितने ग्राम हैं, ठीक है, या विले के ग्रामों की संख्या। तो हम यहां लिख सकते हैं परिभाषा में, किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित, 1 लीटर आयतन में उपस्थित विले की ग्राम में मात्रा को, विले की ग्राम में मात्रा को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता अथवा शक्ति कहते हैं, अथवा शक्ति कहते हैं। और प्रदर्शित किससे करते हैं, एफ से। एक चीज आप और लिखोगे, इसका मात्रक लिख लेंगे बेटे। इसका मात्रक क्या होता है, जो इसका नाम है ग्राम प्रति लीटर होता है, तो इसका मात्रक होता है बेटे ग्राम प्रति लीटर। बहुत सिंपल सी बात है। यदि हम इसका फार्मूला लिखेंगे ना शक्ति का, तो शक्ति का फार्मूला क्या होगा, ये होगा विले का भार किसमें, ग्राम में, बटे विलियन का आयतन किसमें बेटे, लीटर में। ये इसका फार्मूला होगा। इस फार्मूले से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, या फिर इसे संकेतों में यदि आप लिखना चाहते हो, विले का भार WB से लिखा जाता है ना, विले का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लिखते हैं हम VT से, किसमें, लीटर में। तो ये 2 फार्मूले हैं, या यूं कह दो एक ही फार्मूले के 2 रूप हैं। इस फार्मूले को ही हमें यूज करना है। जैसे एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, देखो जरा एक एग्जांपल। क्वेश्चन है 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है। 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, पता है ना आपको ऑक्जेलिक एसिड का ये फार्मूला होता है, देखो COOH सिंगल बॉन्ड COOH। या इसे हम लिख सकते हैं H कितने हैं 2, C कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 2 4, ऐसे भी लिख सकते हैं ऑक्जेलिक एसिड को। तो इन्होंने कहा है 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ग्राम जल में घुला है। जल में कहा था या विलियन में, विलियन में कहा था बेटे। 500 ग्राम विलियन में, विलियन लिख देता हूं यहां। ऑक्जेलिक एसिड 500 ग्राम विलियन में घुला है। तो विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, विलियन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। हमें बतानी है विलियन की सांद्रता, और किस में बतानी है, ग्राम प्रति लीटर में बतानी है। यहां से हम सॉल्व करेंगे इसे। देखो
यहां से हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, यहां लिख देता हूं ऑक्जेलिक एसिड, और ये क्या है, विलेय है, तो इसलिए मैंने लिख दिया है बी। और यहां लिख देता हूं मैं विलियन, विलायक इन्होंने बताया ही नहीं है, विलियन, विलियन को हम लिखते हैं कैपिटल टी से। इन्होंने कहा है 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड, यानी विलेय का भार दे रखा है, विलेय का भार कितना दे रखा है, 50 ग्राम, और 500 ग्राम विलियन में घुला है, 500 ग्राम विलियन में घुला है। 500 ग्राम कहा था, क्या बताया था इन्होंने, 500 ml कहा था बेटे, ml, 500 ml, 500 ml, 500 ml विलियन में घुला है। विलियन का आयतन दे रखा है 500 ml। अब हमें पता है, हमारा फार्मूला है, विलियन का आयतन लीटर में चाहिए होता है, भार तो ग्राम में चाहिए, भार तो ग्राम में है, विलेय का भार, विलियन का आयतन मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आप भाग करोगे कितने से, 1000 से। जब 1000 से भाग करोगे तो 500 बटे 1000 ये हो जाएगा 1/2 लीटर, 500 दूनी 1000 होते हैं ना, 1/2 लीटर। तो विलेय का भार ग्राम में ये है, विलियन का आयतन लीटर में ये है। अब आप केवल फार्मूला ही तो लगाओगे, किसका फार्मूला, एफ का, क्योंकि S इज इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। विलेय का भार ग्राम में क्या है, 50 ग्राम, और विलियन का आयतन लीटर में कितना है, 1/2। तो ये जो 2 है बटे में, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और 50 दूनी 100 ग्राम प्रति लीटर, 100 ग्राम प्रति लीटर हमारा आंसर है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है ग्राम प्रति लीटर का, बस ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या था हमारा, हमारा क्वेश्चन था 50 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड 500 ml विलियन में घुला है, ठीक है। ये चीज तो मैंने अपनी तरफ से लिखी है, ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला, जरूरत पड़ती रहती है ना, और इस फार्मूले को लिखने के चक्कर में यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था हमारे से, 500 ml दिया था इन्होंने और हमने लिख लिया था 500 ग्राम। 500 ml विलियन में घुला है, तो इधर ऑक्जेलिक एसिड लिखा, इधर विलियन लिखा। ऑक्जेलिक एसिड का भार कितना था, 50 ग्राम, और विलियन का आयतन कितना था, 500 ml। तो हमने देखा कि आयतन की तो लीटर में जरूरत पड़ती है, यहाँ मिलीलीटर में दिया है, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए हमने इस मिलीलीटर को 1000 से भाग की है, और जब 1000 से आप डिवाइड करोगे, भाग करोगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा लीटर में आयतन। तो विलियन का आयतन लीटर में कितना आया है, आधा लीटर। और आप अब फार्मूला लगाओगे शक्ति या स्ट्रेंथ का, या मोल ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का। शक्ति का फार्मूला क्या होता है, विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन लीटर में। भार कितना था, 50 ग्राम, और विलियन का आयतन लीटर में कितना था, आधा लीटर, तो 2 ऊपर चला गया, और हमारा उत्तर आया 100 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है बेटे, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं बेटे, इस एग्जाम्पल को सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है 11 ग्राम NaCl, 11 ग्राम NaCl, नमक के कितने ग्राम है, 11 ग्राम, 550 ग्राम विलियन में घुला है। 550 ग्राम विलियन में घुला है, ठीक है बेटे। अब देखो, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने फिर दोबारा गलती कर दी ये लीटर नहीं है, ना ml है, ना लीटर है, ये ग्राम ही है। इस बार कोई गलती नहीं की है, जब ही तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा है 11 ग्राम NaCl 550 ग्राम विलियन में घुला है, विलियन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, दिया है विलियन का घनत्व, विलियन का घनत्व
कितना दिया है बेटे घनत्व? 1.1 ग्राम प्रति ml, 1.1 ग्राम प्रति मिलीलीटर है। तो विलयन की शक्ति बताइए। मिलीलीटर है तो विलयन की बतानी है शक्ति, विलयन की शक्ति या स्ट्रेंथ। शक्ति बताओ, ऐसे लिख दो बेटे, विलयन की शक्ति बताओ। हमें विलयन की स्ट्रेंथ बतानी है या ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बतानी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहां से इसे हल करते हैं, यहां से लिखते हैं हम आंसर या उत्तर, जो भी लिखना चाहते हो आप। इन्होंने कहा है नमक को घोल रखा है एक विलयन में, तो यहां तो लिखता हूं मैं नमक, NaCl, इसे लिख देंगे हम B से, और यहां लिख देते हैं विलयन, विलयन को हम लिख देते हैं T से प्रदर्शित करते हैं। इन्होंने कहा 11 ग्राम नमक, तो हम लिखेंगे विलेय का भार 11 ग्राम, ये लिख लिया हमने। 11 ग्राम विलेय है यानी NaCl है, 550 ग्राम विलयन में घुला है। विलयन का भार दे रखा है WT 550 ग्राम, यही तो दे रखा है। विलयन का घनत्व भी दे रखा है, डेंसिटी, घनत्व डेंसिटी D से लिखते हैं, T का मतलब विलयन का, कितना दे रखा है 1.1 ग्राम प्रति ml, ये विलयन का घनत्व है। तो हमें बतानी है शक्ति, यहां लिख देता हूं कि हमें शक्ति बतानी है, स्ट्रेंथ कितनी है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें तो बेटे यहाँ आयतन की जरूरत पड़ती है, आयतन की तो जरूरत पड़ती है, क्योंकि फार्मूला क्या है? फार्मूला है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। तो हमें तो यहाँ आयतन चाहिए, क्या चाहिए? आयतन। पर इन्होंने आयतन तो दिया नहीं है, ठीक है। तो आप एक काम करो ना, घनत्व का फार्मूला लगाओ, फिजिक्स में पढ़ा था आपने, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है घनत्व का फार्मूला। तो इसलिए आयतन का फार्मूला क्या हो जाएगा बताओ? यहां से आयतन का फार्मूला, यदि आयतन को यहां लेंगे तो घनत्व नीचे आ जाएगा, तो क्या फार्मूला हो जाएगा? द्रव्यमान बटे घनत्व, ऐसे आयतन निकलेगा। तो द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान या भार एक ही तो चीज होती है, 550, और घनत्व कितना है? घनत्व है 1.1। कर लोगे कैलकुलेट? एक काम करना, ये जो दशमलव है इस दशमलव को हटाओ और ऊपर लिखो 10, और 11 पंजे हो जाएगा 55, और ये 1 0 ये बढ़ गया, और 1 0 इसका बढ़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 के आगे 2 0, 1 0 ये 1 0 है, 5 ही कम 5 और 2 0, 500 ml ये आया हमारे पास आयतन। पर हमें आयतन तो लीटर में चाहिए बेटे, तो आप एक काम करना, इस 500 को भाग कर देना 1000 से, अब मिलीलीटर बदल जाएगा लीटर में, और कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 लीटर। तो 1/2 लीटर आया है हमारे पास विलयन का आयतन। अब आप फार्मूला लगा दो, यहां लगाते हैं फार्मूला, क्योंकि शक्ति बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में, इसमें वैल्यू पुट कर दो आप। विलेय का भार ग्राम में कितना है? विलेय का भार ग्राम में है 11 ग्राम, और विलयन का आयतन लीटर में कितना है? 1/2, यहाँ लिखते हैं 1/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, और 11 दूनी 22 ग्राम प्रति लीटर, ये आया हमारा आंसर। कितना आया? 22 ग्राम प्रति लीटर। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के या फिर शक्ति के। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आज के तीनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? मोललता पढ़ा था, जिसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोललता का,
उसकी परिभाषा भी आती है, लिखने के लिए सूत्र भी आता है और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ठीक है। फिर हमने पढ़ा मोल प्रभाज या मोल अंश या मोल फ्रैक्शन, और उसे हम प्रदर्शित करते हैं ग्रीक भाषा के एक शब्द चाई से। वैसे कुछ लोग या कुछ बुक्स में एक्स से भी प्रदर्शित कर रखा है और मोल प्रभाज को एक्स से भी प्रदर्शित करते हैं कुछ लोग, पर आप ध्यान रखना है कि आपको लिखना है चाई। ठीक है। चाई का निशान कैसे बनाया जाता है वो भी मैंने आपको बताया है। और उसके बाद मोल प्रभाज, मोल अंश या मोल फ्रैक्शन के बाद हमने पढ़ा है, ये क्या पढ़ा है अभी, ये पढ़ा है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता या फिर शक्ति। तो ये तीनों टॉपिक आपको क्लियर होने चाहिए, तीनों की परिभाषाएं आनी चाहिए, तीनों के सूत्र आने चाहिए और तीनों के ऊपर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आने चाहिए। ठीक है बेटे, बस आज हम इतनी ही पढ़ाई करेंगे। आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि आपको एक निश्चित क्रम में ही पढ़ाई करनी है। कभी भी वीडियो को इधर उधर से बिल्कुल भी नहीं देखना है कि जो मन करा वो वीडियो देख लिया। यदि आप प्लेलिस्ट में जाके पढ़ाई करोगे और निश्चित क्रम में पढ़ाई करोगे तो केमिस्ट्री पर आपकी पूरी कमांड हो जाएगी और रासायनिक विज्ञान शायद आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाए। तो इसलिए आपको डेफिनेट सीक्वेंस में ही स्टडी करना है और लगातार कोशिश करना है सीखने की। ठीक है बेटे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।